दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश के मेरे पिछले वीडियो पे जाहिर सी बात है डेवलपर्स के बीच में रिएक्शंस होना था। एक डेवलपर ने मुझसे इस पर एक सवाल पूछा, हालांकि बहुत डिटेल्स में बात हुई, उन लोगों ने भी अपने तर्क रखे, लेकिन जो एक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा हर बात पे ऑब्जेक्शन क्यों होता है। अगर एक इन्वेस्टर दिल्ली एनसीआर में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी मार्केट में कर रहा है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर एक डेवलपर इन्वेस्टर सेंट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये सारे जो लॉन्चेज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स पैसा पार्क कर रहा है, फिर मेरा ऑब्जेक्शन कहां पे है। यहां तक डेवलपर्स ने मुझसे कहा कि एनआरआई बायर्स बहुत सारे आ रहे हैं, वो इंडिया वापस आना चाहते हैं, वो अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सवाल यह नहीं उठता है कि आपके इन्वेस्टर्स कौन हैं। मेरा ऑब्जेक्शन है कि आप मार्केट को मिसलीड क्यों कर रहे हैं। कौन है आपके इन्वेस्टर्स। मैं डेवलपर्स को हमेशा चैलेंज करता हूं कि मुझे आप अपने बायर्स की लिस्ट दिखा दीजिए। आप एक अर्बनाइजेशन का ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जो सस्टेनेबल नहीं है, और मैं बताता हूं क्यों। किसी वीडियो में किसी रियल एस्टेट जर्नलिस्ट ने आज तक यह मुद्दा नहीं उठाया होगा। आप टेम्प्ट कर रहे हैं एवरेज यंग इंडियंस को कि वो अपने गांव के जमीन, टियर 2 टियर 3 छोटे शहरों की जमीन बेचे, वहां का घर बेचे और बड़े शहर में आकर आपका फ्लैट खरीदे। मेरा ऑब्जेक्शन वहां से शुरू होता है। कोई भी इकॉनमी सिर्फ प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन और अर्बनाइजेशन से नहीं चल सकती है अनलेस कि वहां पर जॉब क्रिएशन भी हो। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से लॉन्चेज हो रहे हैं, जिस तरीके से सपने दिखाए जा रहे हैं, छोटे शहरों से निकालकर युवाओं को यहां प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाया जा रहा है, मेरा फंडामेंटल ऑब्जेक्शन वहां से शुरू होता है। जितने लोग दिल्ली एनसीआर में घर लेकर बैठे हैं वो जानते हैं कि वो किस स्ट्रेस से गुजरते हैं। एक ऐसी इकॉनमी में जहां जॉब ग्रोथ नहीं है, एआई के आने के बाद और तमाम वजहों से उनकी जॉब पे संकट के बादल हैं। हमारी एक स्टडी के अनुसार 98% इंडियंस जिन्होंने बड़े शहरों में घर खरीदा है वो पूरी तरह सिर्फ जॉब पे और ईएमआई पे डिपेंडेंट है, उनके पास कोई कंटिजेंसी प्लान भी नहीं है। आप जो एक सपने दिखाकर युवाओं का पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं, और ज्यादातर युवा वो हैं या तो अपने छोटे शहर गांव की जमीन बेचकर आपसे खरीद रहे हैं, या वो हैं जिन्होंने बोरोड कैपिटल से अपनी अगली 15 साल 20 साल की कमाई को गिरवी रखकर आपसे घर खरीदा है। आप जो उन्हें मिसलीड करते हैं, मेरा ऑब्जेक्शन उससे है। अगर एक इन्वेस्टर आपके यहां पैसा पार्क कर रहा है, जानबूझकर पार्क कर रहा है, उसके पास मैं कहता हूं कैश कंपोनेंट भी है आपको देने को, आपको लेने में ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरी प्रॉब्लम तब होती है जब आप इस देश के एक आम आदमी को मिसलीड करते हैं। मेरी प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जहां आप किसी को सपने दिखाकर गुमराह करते हैं। मेरी प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जहां एक आम आदमी आपसे घर खरीदने के बाद एक मानसिक यातना के दौर से गुजरता है। एक तो वो अपनी पुरानी जमीन, पुराना घर बेच देता है, या फिर कैपिटल बोरो कर लेता है अगले 15-20 साल के लिए, और आप उसे देते क्या हैं। जो सपना आप दिखाते हैं, क्या वो सपना आप पूरा करते हैं। प्रोजेक्ट स्टकअप हो जाता है, डिलीवर भी होता है तो आप आधे अधूरे एमिनिटीज के साथ होता है। ये जो कार्टलाइजेशन चल रहा है, मेरा पूरा विरोध इस कार्टलाइजेशन के साथ है, और यह विरोध मेरा तब तक जारी रहेगा जब तक इंडिया का रियल एस्टेट रियलिस्टिक नहीं हो जाता है। और मैं हमेशा बिल्डर्स को एड्रेस नहीं करता हूं, मैं अपने ऑडियंस को एड्रेस करता हूं। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है। कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, बिजनेस में आया कितना इन्वेस्टमेंट,
इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं इंडिपेंडेंट मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग में पढ़कर अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खो रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बन रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल, यहां होती है आपके मतलब की बात।